क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू log ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, log दिया और log के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इस तरह से दिया और मुझे इसका ना रेंज कैलकुलेट करना है। डोमेन तो बड़ी आसानी से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक, तो देखो हम डोमेन कैलकुलेट करते हुए रेंज कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या है कि जैसे मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो मैं ये जानता हूँ कि भाई लॉगरिदम का जो ग्राफ है, क्योंकि इसका जो बेस है देख रहे हो ना आप यहाँ पे, तो बेस क्या दिया है e, और e तो ग्रेटर देन 1 हुआ। तो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका जो लॉगरिदम का फंक्शन है ये आपका कैसा होगा, स्ट्रिक्टली, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाला है यहाँ पे। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो मुझे क्या है कि मुझे ये देखना है कि मेरा डोमेन कहाँ से कहाँ जाए। अब मैं ये भी जानता हूँ इसके लिए कि आप देखो ये जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो अगर ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक तो हमेशा डिफाइन होता है। अगर मैं बस क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखूं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए हम क्या जानते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है और ये क्या होगा, ऑलवेज डिफाइन क्वाड्रेटिक। हाँ, जब मैं क्वाड्रेटिक की बात करूंगा, मगर क्योंकि क्वाड्रेटिक अभी लॉग का एक पार्ट है और लॉग का डोमेन है, तो इसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि भाई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्योंकि ये लॉग ऑफ x की जगह पे आ रहा है, तो x की जगह पे आएगा तो ये वाला जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो आप देखो यहाँ से आपका वैल्यू डिटर्मिनेंट में आपका d कैलकुलेट करूं, तो अगर मैं d कैलकुलेट करता हूं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, -4 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 16 माइनस 20 इंटू 3 मीन 60, तो लेस देन 0 हो गया। अगर लेस देन 0 हो गया, और दूसरी बात यहाँ पे आप जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखोगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अपवर्ड फॉर्म हो रहा होगा, है ना। तो आपका जो पैराबोला है या आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, तो ये अपवर्ड फॉर्म होगी। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होगा या अबव एक्स एक्सिस लाई करेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू मैं देख सकता हूँ, है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो मिनिमम वैल्यू आएगा, और किस पॉइंट पे आएगा। तो इसके लिए मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं x इक्वल टू माइनस बी बाई वाई से पुट करता हूँ। तो माइनस बी बाई वाई से अगर मैं पुट करता हूँ तो ये माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4/6 या आपका 2/3। तो आपके जो फंक्शन का या क्वाड्रेटिक जो है इसका मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो वो मिनिमम वैल्यू 4/9 है ना। x की जगह क्या पुट कर दूँ, 2/3। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 4/3 माइनस 8/3 प्लस 5, तो -4/3 प्लस 5। ठीक है, तो 15 में से आपका 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, 11/3 ऐसा हो जाएगा। सही है ना। तो ये हमारा x और y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक, तो अभी क्या है कि मुझे ये पता है कि लॉगरिदम वाला जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन जो होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो समथिंग इस तरह से जा रहा होगा। और फंक्शन, जब मैं इस फंक्शन की बात करूंगा क्वाड्रेटिक की, तो ये क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन, अब देखो क्या है, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई मुझे रेंज कैलकुलेट करना है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मुझे ये पता चले कि भाई इसका जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये डिसाइड करेगा कि भाई मेरा जो लॉगरिदम में रेंज लेना है वो कहाँ से कहाँ लेना है। तो अब मुझे क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू पता चल गई कि 11/3 होगा, और 11/3 आपका 1 से तो बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे आपका 11/3 आ जाएगा, तो ये मुझे एक पॉइंट मिल गया।
इस पॉइंट से लॉगरिदम अपना वैल्यू देना शुरू करेगा। और क्योंकि ये जो है इसकी लिमिटेशन है तो नहीं, मगर ये इन्फिनिटी तक का जाएगा, एक्स का वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में। जैसे जैसे आप x का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, हो क्या रहा होगा आपका, है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन समथिंग इस तरह से है, मगर ये जा तो इन्फिनिटी रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, बस इस वाले पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इस पॉइंट पे इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है कितना, वो y इक्वल टू 11/3। तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम इन्फिनिटी जाएगा। तो इस पॉइंट से लॉगरिदम इन्फिनिटी तक का इंक्रीज हो रहा होगा, है कि नहीं। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, लॉग ऑफ मिनिमम वैल्यू, लॉग ऑफ 11/3, और जैसे जैसे मैं आगे को जाऊंगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में, और इस वैल्यू को हम अचीव कर सकते हैं तो ये आपका क्लोज इंटरवल। तो आपका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज कितना होगा, 11 बाय लॉग ऑफ 11/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपका रेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 प्लस 5 माइनस एक्स। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 प्लस रूट ओवर y माइनस 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका रेंज देखो, कई बार क्या होता है ना, जब ये क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे डोमेन कैलकुलेट करके आ जाते हैं, और एक ऑप्शन उसका डोमेन का भी रहता है। सही, तो यहाँ पे हमें डोमेन नहीं निकालना है, रेंज निकालना है। मगर इसका रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका पहले डोमेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे ये तो पता चले कि मेरा फंक्शन किससे किसके बीच में डिफाइन है कि नहीं। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है x माइनस 1 वाला जो टर्म है ना, ये रूट के अंदर है, तो ये वाला जो टर्म होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि x इज लेस देन 5, है ना, x 5 से कम होना चाहिए। तो फाइनली मुझे यहाँ से जो डोमेन मिल रहा है ना, तो आप देखना कई बार ऑप्शन में ना डोमेन दिया रहता है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 to 5, तो ये मेरा डोमेन आया, ये मेरा रेंज नहीं है, ये मेरा डोमेन आया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस फंक्शन का मुझे नेचर चेक करना है। तो इसका नेचर चेक करने के लिए मैं क्या करूं, या तो इसके बीच में कोई दो नंबर पुट कर दूं, ठीक है। या क्या होता है कि एक्चुअली क्या है ना कि इसका, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका नेचर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों को जैसे डिफरेंशिएशन नहीं पता है, ठीक है, तो मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड देने की कोशिश करूंगा इससे। मगर हम पहले इसको देखते हैं एक बार, है ना। तो होता क्या है, अगर कोई फंक्शन ना, देखो ये डिफरेंशिएशन का मतलब समझो एक्चुअली हो क्या है। dy बाई डी एक्स जो है ना, वो कुछ नहीं है, आपका स्लोप है बस। ये स्लोप देखो, dy का मतलब है डेल्टा y, और dx का मतलब है डेल्टा x, ठीक है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए ये देखो कि मान लो कि मेरे पास इस तरह से अगर कोई क्वाड्रेटिक कोई भी फंक्शन दिया होता, तो मुझे, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन ड्रॉ करने पे मैंने क्या देखा, इस पॉइंट पे आपका x, मैंने x2 और y2 वैल्यू ले लिया, और इस पॉइंट पे x1 y1 वैल्यू ले लिया, ठीक है। और क्या किया, यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट है ना, अब यहाँ पे मुझे x1 मिल जाएगा और ये आपका x2 हो गया। सिमिलरली ये वाला पॉइंट आपका y1 होगा और ये y2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 देगा, और सेकेंड जो ये वाला वैल्यू होगा ये मुझे क्या देगा, x2 माइनस x1। तो अगर मैं इन दोनों को देखो, इसका रेशियो लेता हूँ तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इस तरह से मिल जाएगा। और इसी को मैंने डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखा,
तो ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म होता तो ये एंगल भी थीटा होता। तो ये कुछ नहीं होगा, आपका क्या देगा, ये टेन थीटा देगा, क्योंकि आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो ये टेन थीटा हो गया। सही है। अब ये टेन थीटा जो है, इसी को मैंने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखा। फिर मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपका y1 x1 जो वैल्यू है वो x2 की अगर डायरेक्शन में जाते जाएगा, तो ये जो लाइन है ना वो धीरे धीरे बाहर आते रहेगी, है ना। तो अभी ये लाइन ऐसे है और ये x2 की डायरेक्शन में जाएगा, तो ये इधर को आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फाइनली ये क्या होगा, इसके ऊपर टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो जिसके जब ये क्या होगा ना कि x1 x2 की डायरेक्शन में जाएगा, तो उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ, इसको ना डेल्टा y लिख देता। अब डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल वैल्यूज, है ना, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कुछ नहीं है, वो आपका टेन थीटा है, मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अभी मैं x2 के पास जाऊंगा, तो ये क्या है, जब मैं dy बाई डी एक्स कहता हूँ, तो dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे होता है एट x इक्वल टू x2 पे, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं स्लोप देख रहा हूँ। तो अभी क्या है ना कि सिमिलरली जब मैं dy बाई डी एक्स करता हूँ, तो अब क्या है कि मान लो अगर dy बाई डी एक्स हर एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव आता है, ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा हर एक पॉइंट के लिए अगर पॉजिटिव आए, तो अगर ये पॉजिटिव है, तो ये मुझे क्या बता रहा है कि टेन थीटा वाला जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। और टेन थीटा अगर जीरो है, इसका मतलब आपका, आप देखो, क्योंकि स्लोप हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो मुझे क्या समझ में आता है कि मेरा इंक्लिनेशन पॉजिटिव है। अगर मेरा इंक्लिनेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है कि आपकी जो लाइन होगी, देखो कोई भी लाइन अगर इस तरह से आती है, यहाँ पे इस तरह से फॉर्म करे ऐसे, तो ये सभी लाइंस के लिए होगा क्या, इन सभी लाइंस के लिए मुझे क्या पता चल रहा है ना, कि लाइन, देखो अब क्या है, जैसे जैसे अब मैंने एक इस तरह का फंक्शन ड्रॉ कर दूं और एक इस तरह का फंक्शन ड्रॉ कर दूं, अब दोनों में डिफरेंस देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ए वाले की बात करूं और इसको बी कह देते हैं, तो ए वाला जो है वो डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीज होते जा रहा है। तो जब अगर ये डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे आप एंगल देखोगे तो ये ग्रेटर देन 90 होगा, और फर्स्ट वाले केस में आप देखोगे कि ये जो एंगल है वो क्या है, लेस देन 90, है ना। तो ये केस है। तो अभी मुझे क्या है, अगर एंगल लेस देन 90 होगा, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे जो दे रखा है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस तरह का है, क्योंकि मुझे ये देखो, डोमेन तो एक फाइनाइट रेंज मिल गया, मगर इस फाइनाइट रेंज में क्या मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है ना। तो वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो उससे डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं। और क्या है कि कहीं पे अगर आपको रूट मिला है, तो रूट का डिफरेंशिएशन, है ना, y इक्वल टू, अगर आपको रूट ओवर एक्स दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/2 रूट ऑफ, सही है। कैसे वो बता देता हूँ, x की पावर जैसे -1/2 जैसे इस तरह से दिया हुआ है, पूरा प्रोसेस ही बता देता हूँ मैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 x टू दी पावर, सॉरी 1/2 होगा, तो 1/2 और x टू दी पावर 1/2 -1, तो 1/2 आएगा, x टू दी पावर -1/2 आएगा, तो ये 1/2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/√x। तो मुझे फाइनली क्या मिल गया, 1/2√x। ठीक है ये। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2√x-1, और x-1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1/2√5 - x, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो माइनस आएगा, है ना, 5 का 0 और x का माइनस, है ना। ठीक है, ये तो -1 आ गया। फाइनली मुझे यहाँ से dy बाई डी एक्स में क्या 1/2 कॉमन मिल गया, 1/√x-1 मिला, माइनस 1/√5 - x, इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका पॉजिटिव है, निगेटिव है क्या, मतलब एक्चुअली, सही है ना। तो इसकी हम बात कर रहे हैं।
तो आप ये देखो dy/dx जो मेरे पास वैल्यू दे रखा है, तो ये 1/2 समथिंग इस तरह से आया, और आपके पास ये √5 माइनस एक्स आएगा, माइनस ऑफ √x-1 हो जाएगा, और इसके बाद डिनोमिनेटर में इस तरह से वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस एक्स, है ना, ऐसे आ जाएगा बेटा। अब मुझे ये देखना है क्या dy/dx वाला जो वैल्यू है, ये अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है इसका मतलब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर ये लेस देन 0 होता है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये, तो आप देखो अगर मैं इसमें 1 तो पुट नहीं कर सकता 1 से 5 के बीच में, मगर 1 देखो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि 1 के बाद अगर कोई नंबर पुट करूँ, जैसे मान लो 2 पुट करता हूँ, तो 2 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 2 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 √3 माइनस 1 करेंगे, देखो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। फिर मान लो कि 3 पुट करना है, तो 3 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 करूंगा देखो 2 आ जाएगा, है ना। और आप देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 करूंगा 2 आएगा, 2 माइनस 2 √2 माइनस √2 0, तो dy/dx 0 आ रहा है। तो आप देखो 3 जो है ना, 3 यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर है जहां पे मेरा स्लोप 0 हो जा रहा है ना। तो स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, जहां पे स्लोप 0 होता है तो एक्चुअली क्या होता है, मेरी लाइन या तो इस तरह से जाएगी, ठीक है। और आप देखो अगर मेरा फंक्शन जैसे मैं इस तरह से बनाता हूं, तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, स्लोप 0 होने का मतलब समझो, जहां तक का मेरे फंक्शन का स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा तब तक का मेरा फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे ही स्लोप 0 होगा उस केस में वो क्या है, वो चेंजिंग पॉइंट होता है, और उस चेंजिंग पॉइंट के बाद में क्या होता है कि फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, और फिर वो अगर पहले इंक्रीज हो रहा था तो अब डिक्रीज होगा, और फिर अगर डिक्रीज हो रहा था तो जैसे जैसे ये है इस केस में, तो अभी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिक्रीज होने के बाद फिर यहाँ से इधर इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे अपने पास जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन सा पॉइंट हो गया आपका, G3। तो 3 से जस्ट पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा फंक्शन क्या हो रहा है ना। यहाँ पे देखो आपके पास कुछ पॉइंट मिले, अब तो मुझे पॉइंट मिल गए जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, एक तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, मगर 5 पे मैं जानता हूँ कि ये जो सॉरी 3 जो है वो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है, इससे जस्ट पहले मेरा फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 दे रहा है dy/dx, यानी यहाँ पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पे मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये देखो ये भी एक हमारे पास टूल है ना। मैं जब स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग कह रहा था, तो रेंज कैलकुलेट करने का एक टूल आपका dy/dx भी है। मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग होगा या स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। तो कुछ फंक्शन तो जो बेसिक फंक्शन है वो तो देख के पता चल जाता है, जैसे लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, क्यूबिक। मगर जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं उन फंक्शन के लिए हम डेरिवेटिव्स का या dy/dx का सब उसका सहारा लेते हैं ना, उसका यूज करके हम देखते हैं कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा फंक्शन 1 से लेके 3 तक का इंक्रीजिंग है, इसका मतलब 3 पे वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, मेरा वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसा है ना। अब डिक्रीज होते होते वो 5 तक का जा रहा है। तो अब देखो अगर मैं इसमें 1 पुट करूं, तो 1 पुट करने पे 1 आपको क्या मिलेगा। अब तो मैंने फंक्शन में 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करूंगा जैसे ही, तो 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, और √5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 वाला वैल्यू आपका √4 हो गया, और ये कितना देगा आपको 2 दे देगा। और दूसरा वैल्यू आप देखो 3 तक का मैंने क्या देखा था, 3 पे अगर 3 पुट करता हूँ, तो 3 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 आप देखोगे तो ये देखो 3 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे तो मुझे कितना मिलेगा, √2, और 5 माइनस 3 करेंगे तभी भी √2, तो √2, तो आपको क्या मिला, 2√2। सही है। तो आप क्या देख रहे हो, अब देखो यहाँ पे आपका जो 1 से फंक्शन 3 तक का इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते कहाँ तक का जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँ, इसमें 5 पुट करूँ, 5 पुट करूंगा तो 5 माइनस एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, √4 लेंगे फिर से 2 मिल जाएगा।
तो आपको क्या मिल रहा है कि अब जो है, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या हो रहा होगा, जैसे इंक्रीज हो रहा है, फिर 3 के बाद ऐसे जा रहा है, और इन दोनों पॉइंट पे 1 पे और 5 पे वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये है 3 वाला वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये है आपका 2√2। तो आप देखो इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक का, क्योंकि इस पे और इस पे वैल्यू सेम है, तो अब इसके बीच में इंटरमीडिएट जितने भी पॉइंट आएंगे, उन सभी पॉइंट पे आपका जो वैल्यूज होगा वो सेम रहेगा। तो मैं जब इसके रेंज की बात करूंगा तो इसका रेंज कितना आएगा आपका, 2 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका डोमेन निकालना कितना आसान था और रेंज निकालने में कितना कुछ करना पड़ा हमें, सही है। चलिए एक बार इसमें ना दूसरा मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ और भी हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है f(x) = √, ठीक है। ठीक है ना बेटे। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है 4 और मिनिमम वैल्यू जा रहा है 0। तो मुझे स्क्वायर में क्या मिला, 4 प्लस यहाँ पे अगर मैं 4 पुट कर दूं, सही है, तो आपको 2 मिलेगा ना। देखो तो कहीं पे अच्छा फिर से देखते हैं एक बार, ये शायद मेरे ख्याल से यहाँ से आपको 16 मिलना चाहिए। ठीक है बेटे। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं है, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, इसका रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर क्या है ना कि अब जो चीजें आप करोगे उसमें आपको मल्टीपल डायरेक्शन में चीजें सोचनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या किया मैंने इसमें, है ना, कि अगर आपके पास स्क्वायर है, और मैंने ये भी बताया आपको कि देखो अगर ये चीज, ये स्टेप मैं तभी कर पा रहा हूँ यहाँ पे, जब यहाँ पे दोनों ही वैल्यू, ये और यहाँ पे आने वाला वैल्यू, ओवरऑल जो टर्म है ना पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव आ रहा होता तब मैं ये स्क्वायर वाला जो मेथड है वो अप्लाई नहीं कर सकता था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आपका 2ab वाला पोर्शन हो गया इस तरह से। तो फाइनली मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनेगा। तो अब जो ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, इसका डिसाइडिंग फैक्टर ये क्वाड्रेटिक है कि इस क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और क्योंकि रूट के अंदर है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे जो ये फंक्शन था इसका देखा कि भाई मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो ये 3 आ गया था, ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया। फिर मैंने जब d देखा तो d क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 आने की वजह से क्या होगा कि भाई ये जो फंक्शन है वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा। फाइनली इस क्वाड्रेटिक का जब मैंने ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया, आगे से ये माइनस से मल्टीप्लाई है, तो पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा। तो इस रिवर्स ग्राफ में आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैं देख रहा हूँ, है कि नहीं। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मुझे दोनों मिल गए, क्योंकि रूट है तो पॉजिटिव ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे 4 से 0 तक का ले लिया। तो जब वो वैल्यू इसमें पुट किया तो मुझे फाइनली f² x का वैल्यू 8 मिला, और मिनिमम जो वैल्यू है वो कितना मिला आपका, 2 मिला, है ना। ठीक है। तो इस तरह से मैंने सॉल्व किया हुआ ऐसे, ठीक है। तो देखो ऐसे करेंगे। तो क्या है ना कि डोमेन के कंपैरिजन में जब आप रेंज के क्वेश्चन देख रहे होगे तो रेंज के क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सही है। मगर क्या है कि आप जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपका इजी होते जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक मैं आपका जैसे 11th क्लास में मैंने आपको बताया था, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ sin² x - 5 sin x - 6 is, ठीक है। और ये आप ऑलरेडी कर चुके तो आप बता भी पाओगे, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन है f(x) = sin² x - 5 sin x + 6, ठीक है। तो इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, सॉरी -6 है ना।
इस फंक्शन का आपको रेंज कैलकुलेट करना है कि रेंज कितना होगा -6। तो आप देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मगर क्वाड्रेटिक में क्या हुआ, x की जगह रिप्लेस हो गया अब साइन, और आप ऑलरेडी जानते हो कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को पहले मैं ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक आपके क्या होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। इसे परफेक्ट स्क्वायर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5/2 साइन एक्स प्लस 25/4 है ना, -25/4 और -6। तो फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिला कि साइन एक्स माइनस है ना a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और माइनस कितना होगा 25/4 हो रहा होगा, और -6 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिला कि साइन एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर -24/25 मीन्स 49/4। तो अगर मुझे इसका रेंज कैलकुलेट करना है, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या है, अब ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो फिक्स वैल्यू हो गया, ये चेंज हो रहा है, तो अब इससे डिसाइड किया जाएगा कि भाई इसका ओवरऑल जो रेंज है वो रेंज क्या आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है ना। और दूसरी बात क्या है, मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होता है, अगर आपको याद है ना, कि यहाँ आने वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखो ग्रेटर देन 1 होगा तब कुछ और करेंगे, लेस देन 1 होगा तब कुछ और करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि अब देखो, अगर लेस देन 1 होता है तो ये वाला जो स्क्वायर है वो 0 हो सकता है, लेस देन 1 है, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी क्या है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू का, अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाए तो मैक्सिमम देगा, तो इसको हम निगेटिव करेंगे तो -1 ले लें। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम के लिए क्या करूँ, -1 ले लूँ, तो क्योंकि आपका दोनों ही वैल्यू ऐड हो जाए, और 49/4 के साथ ये सब्ट्रैक्ट कर, तो कितना हो जाएगा आपका 7, आपका देखो यहाँ पे कितना हो गया -1 इंटू ये, तो 7 का होल स्क्वायर बाई ये, तो ये कितना हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 दे रहा है, और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हम +1 पुट करें, तो +1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस ये करेंगे तो 3 आएगा, तो आपका 3 का होल स्क्वायर 9/4 -49/4, तो आप देखो क्या मिल रहा है -40/4, तो कितना दे देगा -10। तो अब दोनों वैल्यू मिल गए यहाँ से, तो आपका मिनिमम वैल्यू -10 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका रेंज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज का मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल। तो हमारे पास जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे ना, वैसे वैसे तरीके चेंज होते जाएंगे, है कि नहीं। चलिए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, f(x = cot इनवर्स ऑफ x² - 4x + 5। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। तो अभी क्या है कि अब क्या है ना कि हमें कॉट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता है कि कॉट जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। तो सिमिलरली ना इसी तरह से कॉट इनवर्स का ग्राफ भी चल रहा होता है। जब आप कॉट का ग्राफ देखोगे तो इनवर्स लेने में देखो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा होता है। जैसे मैं आपको एक बेसिक इनवर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, कि इनवर्स जो है वो मिरर इमेज होता है, बस और कुछ नहीं। जैसे हम क्या जानते हैं, लॉग आपका y = x लाइन आप ड्रॉ करो, तो y = x लाइन जो आपने ड्रॉ कर दिया, ये है मेरा लॉग का ग्राफ। जो लॉग का ग्राफ है ना और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है ना। इनवर्स जो ये हम देख रहे हैं, तो ये इस तरह से है।
ठीक है, तो अगर आपने log ऑफ e बेस e ऑफ x लिया तो आपको x मिलेगा बस। जब दोनों फंक्शन को कंबाइन कर दोगे तो आपको y इक्वल टू एक्स मिलता है, ये जो x है बस x मिलता है। तो अगर मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक्सपोनेंशियल भी इंक्रीजिंग होगा, अगर लॉगरिथमिक डिक्रीजिंग है तो एक्सपोनेंशियल भी डिक्रीजिंग होगा, है ना। इसका मतलब है अगर मेरे फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है तो उसके इनवर्स का नेचर भी इंक्रीजिंग होगा, अगर मेरे फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है तो उसके इनवर्स का नेचर भी डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे जब आप कॉट का ग्राफ देखोगे, तो अगर मैं कॉट का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ना, ठीक है, तो आप जानते हो कि कॉट जीरो पे क्या होता है, अनडिफाइन हो रहा होता है, तो इस तरह से जाएगा ये, है ना। देखो कॉट थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉट थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो जहां जहां पे जीरो, देखो साइन थीटा कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, जीरो पे, पाई पे, इन सभी वैल्यू पे। तो इन सभी वैल्यू पे क्या होता है, कॉट अनडिफाइन हो रहा होता है। तो इस तरह का ये ग्राफ जाएगा। तो आपको ग्राफ के नेचर से साफ दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग नेचर रखता है। तो अगर ये डिक्रीजिंग नेचर रखेगा तो कॉट इनवर्स का ग्राफ भी कैसा नेचर रखेगा, डिक्रीजिंग। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ का जो नेचर है वो डिक्रीजिंग होगा। हाँ, तो अगर ये डिक्रीजिंग नेचर रखता है तो अब मुझे अगर यहाँ पे आने वाले फंक्शन का रेंज पता चल जाए कि ये किससे किसके बीच में लाई करता है, तो मैं बता सकता हूँ कि ओवरऑल इस पूरे फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, इसका रेंज डिसाइड करना है। तो आप देखो ये तो इजी है, डायरेक्टली ये टू इंटू क्या हो गया, टू एक्स, तो प्लस फोर प्लस वन कर दें, यहाँ से एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू वन हो गया और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी जाएगा भाई, है कि नहीं, सही है ना। तो ऐसे, मगर क्या है ना, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो इनवर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इनवर्स भी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए कैलकुलेट कर पाते हैं, हम सबके लिए कैलकुलेट नहीं कर पाते, है ना। तो ये इनवर्स तभी पॉसिबल होगा, है ना, यहाँ पे जब इसका वैल्यू जीरो से पाई हो। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो कहाँ तक का होगा, वो इन्फिनिटी नहीं जाके कहाँ तक का जा रहा होगा, पाई तक का जा रहा होगा। सही है, क्योंकि आप बाद में जाके पढ़ोगे, ठीक है, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी, कि बाद में जाके आप पढ़ोगे कि भाई जो आपका वैल्यू है ना, कॉट इनवर्स वाला आप जो वैल्यू ले रहे हो, है कि नहीं, ठीक है, तो वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा होता है। मगर क्या है ना कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, ये है ना, ये कौन से वैल्यूज हैं। तो जब मैं y इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा लेता हूँ, बस आप इसको देखो, तो ये जो थीटा है ना, इसके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई थीटा के ऊपर कि भाई अगर ये वैल्यू, जैसे जैसे यहाँ पे जीरो से पाई के बीच में हो गया, तो अगर जीरो से पाई के बीच में होगा तब जाके क्या होगा, इसका इनवर्स, मतलब आप इसका रिवर्स कर पाओगे, इनवर्स पॉसिबल होगा। मगर ये जो y है, उस y के नेचर को देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जा रहा है पूरा। तो ये जो y है वो y माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में जाता है। तो अब मैंने इसका रिवर्स कर दिया, इनवर्स लिया, तो इनवर्स लेने के बाद मुझे इस तरह से मिलेगा। तो अब इस y के बारे में मैं क्या जानता हूँ कि भाई ये y आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक का हो सकता है ना, ये हो सकता है। मगर क्या है ना कि मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या, तो यहाँ पे क्या था, क्वाड्रेटिक दिया था, सॉरी, तो ये क्वाड्रेटिक जो दिया है तो इसका मिनिमम वैल्यू तो मैंने देख लिया कितना हुआ, वन हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक का जा रहा है, ये इंफिनिटी तक का जा रहा है ना, ठीक है। तो मिनिमम इंफिनिटी ये मिल गया मुझे। तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करूं तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है। तो मेरे पास जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो एक बार मैं कॉट इनवर्स में वन पुट कर दूं, एक बार कॉट इनवर्स में इंफिनिटी पुट कर दूं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इन्फिनिटी पुट करने पे और वन पुट करने पे क्या मिलेगा आपको, तो जब मैं वन पुट करूंगा तो कॉट इनवर्स वन, कॉट इनवर्स, अब कॉट वन कब देगा वैल्यू, देखो कॉट किसका इनवर्स होता है, टेन का, है कि नहीं। जैसे रेसिप्रोकल की बात करो तो टेन थीटा वन कब देता है, पाई बाई फोर पे,
तो कॉट थीटा भी 1 कब देगा मुझे, पाई/4 पे। यहाँ से मुझे इनवर्स लेने पे क्या वैल्यू मिलेगा, है ना। मैं क्या देख रहा हूँ, थीटा कितना हो कि ये वाई का वैल्यू 1 हो जाए, यहाँ थीटा कितना हो कि वाई का वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या होगा पाई/4। और कॉट इन्फिनिटी कब देगा, अब क्या है कि मैं पाई/4 से आगे की डायरेक्शन में बढ़ चुका हूँ, ये पाई/4 है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसका वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, देखो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है ना, है कि नहीं, ठीक है। और पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई मेरा जो इसका वैल्यू भी इंफिनिटी जा रहा है ना, ये जो वैल्यू है इसका मिनिमम वैल्यू था आपका 1 और मैक्सिमम क्या जा रहा है, इंफिनिटी, है कि नहीं। तो 1 पे मैंने जब ये देखा कि इसका वैल्यू 1 कहाँ पे दे रहा है ना, तो वो तो ये हो गया। अब बात कर रहा हूँ कि भाई इसका जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा ना, वो एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पे जा रहा होगा, तो वो 0 लें या ये लें, है कि नहीं, इसके बारे में डिसाइड करना है। तो देखो जैसे जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, तो इस डायरेक्शन में जाने पे मुझे क्या समझ में आता है कि मेरे y का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होते होते जाएगा और जाते जाते माइनस इंफिनिटी जाएगा, इस वाले पॉइंट पे 1 है। और इस डायरेक्शन में मुझे क्या पता चलता है कि इस डायरेक्शन में y का वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये जो आपके पास फंक्शन दे रखा है, इसका वैल्यू इस डायरेक्शन में ये देखो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और ये कहाँ तक का जाएगा, इन्फिनिटी तक का जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी वाला जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक का जा रहा है, ये 1 से इन्फिनिटी। तो आप देखो इसका जो दूसरा वैल्यू आपको मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, 0। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये मिनिमम हो जाएगा 0 वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपका पाई/2 पे, पाई/4 पे मैक्सिमम। फाइनली मुझे यहाँ से क्या वैल्यू मिला कि अब देखो 0, और इन्फिनिटी तक का मैं कभी अचीव कर नहीं सकता, तो 0 किसमें होगा आपका, ओपन इंटरवल में। मगर 1 तो अचीव कर सकता हूँ, तो 1 किस में होगा आपका, क्लोज इंटरवल में। तो इसका जो रेंज होगा वो रेंज क्या आ जाएगा आपका, 0 टू पाई/4, है ना। इस तरह से आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अभी हम इनवर्स को अभी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उस केस में अगर आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में नहीं आई तभी भी चलेगा, है ना। तो जब आप ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, और क्या है बाद में जैसे जैसे इनवर्स आते जाएगा तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि भाई चीजों को कैसे किया जाए। अब क्या है कि हमने सीक्वेंस सीरीज में एक और मेथड कैलकुलेट किया था रेंज कैलकुलेट करने का, जो है आपका AMGM मेथड, है ना। तो अब मैं AMGM मेथड का यूज करके रेंज कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो AMGM के बारे में हम क्या जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा आपका, ज्योमेट्रिकल मीन, मींस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन रूट ओवर AB, ठीक है। ये मैं जानता हूँ AMGM इनइक्वालिटी से। तो क्या है कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन हमने ले लिया 1 बाई मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ एक्स और प्लस 1 बाई मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस है, अब क्या है, या तो मैं क्या करूं कि दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूं, और अगर मान लो कि साइन एक्स न्यूमिनेटर में होता तो थोड़ा इजी होता मान लिया ग्राफ ड्रॉ करना, मगर क्योंकि टर्म्स आपके डिनोमिनेटर में है तो अभी क्या होगा, टफ हो जाएगा। अब क्या है कि रेसिप्रोकल फंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद फिर एडिशन भी लगाना पड़ेगा, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में जहां पे हम इजीली AMGM यूज कर पाए वहां पे हम AMGM लगा लेते हैं। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये दिन एडिशन में है, और दूसरी बात क्या है, मॉडुलस भी है ना। एडिशन में है और मॉडुलस भी है, मॉडुलस में इसका मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप ये देखो इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट ओवर, है ना, तो 2 रूट ओवर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स और 1 बाय मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, सही बेटे। इस तरह से देखो क्या है, जो यहाँ पे आने वाला 2 था वो मैंने इस तरफ ले लिया, तो 2 आ गया रूट ओवर A और B, तो A ये है, B है, तो A और B दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर
अब मॉडुलस हमने क्या लिया है, साइन एक्स और कॉस एक्स, इस तरह से, है ना, ठीक है, सही है, ये हो जाएगा। तो अब आप ये देखो, यहां से मैं ये जो टर्म है, अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या √2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, साइन एक्स आएगा और कॉस एक्स आएगा। और बेटे मॉडुलस भी है ना, सही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको देखो 2√2 मिलेगा, और फाइनली ये जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू कितना हो गया, साइन ऑफ आपका 2x। जब भी आपका ना मैक्सिमम टाइम 90% केस में हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे साइन और कॉस आ रहा होता है, उसमें आप डिफरेंट फंक्शन दिए तो आपको उसको साइन 2x में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं उसके नेचर को देखूं। जैसे क्या है, यहाँ पे साइन का नेचर अलग है, कॉस का नेचर अलग है, तो अब एक ही पर्टिकुलर टाइम पे दोनों का नेचर डिसाइड करना ज्यादा टफ है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स पे। तो अब मगर क्या है कि अगर मैं उसको कन्वर्ट करके एक सिंगल फंक्शन बना दूं, तो अब क्या है, इजीली मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे इस फंक्शन के साथ में क्या हो रहा होगा। तो मेरे पास जो एफ एक्स दिया हुआ था, ये एफ एक्स वाला जो फंक्शन है कि नहीं, तो आप देखो ये जो साइन एक्स वाला है, पहली बात तो ये मॉडुलस में लिया गया है, और मॉडुलस में लिया गया, और अब जो ये मॉडुलस ऑफ साइन 2x का वैल्यू होगा, मैं ये जानता हूँ कि भाई इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, मॉडुलस है तो, और उसके बाहर से ऑलरेडी रूट है कि नहीं, तो वो रूट की वजह से भी क्या होगा कि अब जो बाहर वैल्यू जाएगा वो तो पॉजिटिव ही जाने वाला है, तो निगेटिव तो ले नहीं सकते। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, 0 से 1 तक का, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रहा होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू आप पुट करोगे, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, जितना वैल्यू आप डिनोमिनेटर में इंक्रीज करते जाओगे, तो ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो आपका डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो कितना दे रहा होगा आपको, देखो 2√2 दे रहा होगा, है कि नहीं, ऐसा देगा, सही है ना। और आप ये देखो कि अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, अगर मैं जैसे 0 है ना, तो 0 पुट करूंगा तो वो कहाँ तक का जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक का जा रहा होगा, है कि नहीं। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो ये कहाँ तक का जाएगा आपका, इन्फिनिटी तक का। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2√2 मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ये डिसाइडिंग फैक्टर है ना, ये जो हम डिसाइड कर रहे हैं यहाँ से, तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये बस मिनिमम वैल्यू के लिए होता है। जब भी एम जी एम आप कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे आने वाले जो टर्म्स है वो पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप एम जी एम का यूज करोगे। और फिर हमने कॉमन सेंस लगाया। मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ आने वाला जो टर्म है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी π/2 या समथिंग इस तरह से पुट करता हूँ, तो एक तो 0 होगा, दूसरा 1 हो जाएगा। 1/0 करोगे, इन्फिनिटी जा रहा है, तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि ये 1 प्लस इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी तक का ये ओवरऑल वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इन्फिनिटी तक का जा रहा है और मिनिमम वैल्यू तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 2√2 है। मेरे फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा यहाँ से, वो रेंज कितना होगा आपका, 2√2 टू इन्फिनिटी, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो बेटे आज हमने बहुत सारे डिफरेंट मेथड पढ़े हैं रेंज कैलकुलेट करने के लिए। आपने एक देखा कि रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम AMGM का यूज कर सकते हैं। रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप देख रहे हो कि आप इनवर्स का यूज कर रहे हो, इनवर्स वाले क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि रेंज के लिए आप देखो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक का यूज किया, है कि नहीं, ठीक है। तो फिर आपका डिफरेंशिएशन का यूज करके भी, जिस केस में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उस केस में आपका रेंज कैलकुलेट करने के लिए आप dy/dx का भी यूज कर सकते हो, है कि नहीं, सही है ना। तो आपके पास ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसका यूज करके आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब क्या है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना, आपको नए नए तरीके के मेथड्स मिलते जाएंगे सॉल्व करने के लिए, है ना। और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का भी यूज करना है रेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो अब क्या है ना, इसी में हमारे पास एक नेक्स्ट केस है, तो वो केस चलो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ज्यादा हैवी हो जाएगा आज। इसी में एक छोटा सा और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है उसी में। कई बार ना आपको ऐसे फंक्शन का रेंज मिलेगा,
फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन और x माइनस थ्री। ठीक है, जैसे ऐसे फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करने के लिए आया। ठीक है, ऐसे फंक्शन का आप रेंज कैसे कैलकुलेट करते हो? तो जहां पे भी आपको मॉडुलस वाले क्वेश्चंस मिल रहे होंगे रेंज कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पे आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में? पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो मॉडुलस वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने का हमारे पास जो तरीका है, बेसिक तरीके की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 2 पॉइंट लेना है, 1 और 3, जो हमारा डिसाइडिंग है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो 1 से 3 से राइट हैंड साइड में अगर मैं जाता हूँ तो ये पॉजिटिव होगा। 3 के लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर आता हूँ तो x माइनस थ्री वाला वैल्यू नेगेटिव होगा। सही है। 1 के इस तरफ अगर मैं जाता हूँ तो 1 के इस तरफ क्या होगा आपका, x माइनस वन पॉजिटिव, और इसके इस तरफ क्या होगा, x माइनस वन नेगेटिव, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, 3 पार्ट में। एक तो क्या होगा, x इज लेस देन 1, x इज लाई बिटवीन 1 to 3, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 3, इस तरह से। सही है ना। तो ये मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब क्या है कि फर्स्ट वाले केस में क्या होता है, आपका दोनों ही निगेटिव होंगे। सही है, तो ऐसा हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, देखो क्या है, मैं कैसे डिसाइड करूँ, यहाँ देखो 1 से इस तरफ ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है बिफोर 1। तो अगर दोनों को निगेटिव करेंगे, यहाँ से आपका माइनस माइनस 2x होगा, और 1 प्लस 3 मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बीच में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, देखो 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच में क्या है आपका, 1 से 3 के बीच में x माइनस वन पॉजिटिव है, और x माइनस वन पॉजिटिव है, और x माइनस थ्री निगेटिव है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 3 माइनस वन मीन्स 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, x माइनस वन और x माइनस थ्री। ये 2x माइनस फोर देगा। अच्छा, ये एक बात बता रहा हूँ मैं, जब भी ऐसे करके क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, ठीक है, तो आप ना इसे बिना सॉल्व किए भी कर पाओगे। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाले जो देखो लार्जर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वाला सब्सट्रैक्ट हो रहा है, 2 मिल रहा है। और इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू में बस आपका माइनस साइन का डिफरेंस है, इसको आप माइनस 2x माइनस फोर भी लिख सकते हो। तो आप पॉजिटिव वाला कैलकुलेट करो, निगेटिव वाला अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है इसका, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसका ग्राफ में 1 से 3 के बीच में, अगर मैं 1 से 3 की बात करूँ तो 1 से 3 के बीच में आपका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 होगा, है ना, y का वैल्यू। और आफ्टर 3 क्या हो रहा होगा, आफ्टर 3 आपका जो वैल्यू है ना, वो कितना हो रहा होगा, और इसके बाद इस तरफ वाला जो वैल्यू है। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे जो फंक्शन का, यहाँ पे मुझे क्या मिला, आफ्टर 3 आपका जो ग्राफ है वो 2x माइनस फोर है, यहाँ पे y इक्वल टू 2 होगा, और ये y इक्वल टू कितना होगा आपका, माइनस ऑफ 2x माइनस फोर। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, क्योंकि लाइन है ना, तीनों क्या है आपकी लाइन है, और सबने अपने डिसाइडिंग फैक्टर, देखो यहाँ पे आपका सबका अपना अपना रेंज है, ये बिफोर 1 होगा, ये 1 से 3 होगा, और ये ग्रेटर देन 3 होगा। तो आपके पास 3 डिफरेंट लाइन मिली, तो वो तीनों लाइन आपने ड्रॉ कर ली, है ना। तो अब ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, तो इसमें देखो आपका सबका वैल्यू पता चल रहा है। तो यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू कितना है कि नहीं, 2। तो आपका y का वैल्यू 2 है, और 2 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो 2 से इन्फिनिटी जाएगा, तो इसकी जब मैं रेंज की बात करूंगा तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी। सही है, तो हमारा 2 टू इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया बेटे, कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है। चलिए इसी में हम ना एक दो क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि साइन इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रेंज क्या होगा। करिए तो।
पॉसिबल तो होगा बेटे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? बहुत बार कैलकुलेट किया वो तो हमने। इंटरवल की जरूरत नहीं है बेटे, वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। साइन एक्स तो हमेशा डिफाइन होता है ना, और ये वाई का वैल्यू है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो आपको मैंने y इक्वल टू साइन थीटा बोला था, इसका रिवर्स लेने पे ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू थीटा। ये जो y है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये जो y है साइन इनवर्स में, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो -1 से 1। तो इसका जो वैल्यू था, तो यहाँ पे देखो रूट वाला जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसको वैसे -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। मगर क्योंकि स्क्वायर है ना, तो अब ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर की वजह से ये निगेटिव तो हो नहीं सकता। और अब बात है मिनिमम 0 होना चाहिए, तो पॉजिटिव ही रहेगा। मगर मैं क्या जानता हूँ, ये स्क्वायर वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ये तो 0 भी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू है ये तो 0 भी नहीं होता बेटे। इसका मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाई 2 लेता हूँ, 1/4 करूँ, 1 माइनस 1/4 करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो क्वाड्रेटिक है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 3/4। ठीक है, और 3/4 का अगर आप रूट लेते हो तो रूट ऑफ 3/4 आपको क्या दे देगा, √3/2। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि ये जो फंक्शन आपके पास है, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, सॉरी, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, 0 भी नहीं होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रहा है, 1। तो जब मैं इसका इन्वर्स लूंगा तो साइन इन्वर्स ऑफ, आप पूरे में साइन इन्वर्स ले लो, यहाँ पे साइन इन्वर्स ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे साइन इन्वर्स ले लो। तो साइन 1 कब देता है, π/2 पे, और साइन √3/2 कब देता है, π/3 मीन 60 पे। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज कितना होगा, π/3 से π/2। सही है। तो अब देखो क्या है ना बेटे, अभी हमारे पास जितने क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस में मैं आपको बहुत सारे मेथड सिखा सकता हूँ, मगर हर एक क्वेश्चन में तो आपको अपना कॉमन सेंस थोड़ा यूज करना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसको करेंगे, है ना। अब मैं जानता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाला जो वैल्यू है, उसका मिनिमम वैल्यू 3/4 से इंफिनिटी जाता है, मगर साइन इनवर्स का जो वैल्यू होगा वो तो मैक्सिमम 1 तक का ही जाएगा। साइन इनवर्स का जो आपका डोमेन लेंगे तो -1 से 1 लेते हैं। तो मिनिमम के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ने लिमिट फिक्स कर दी, और मैक्सिमम के लिए साइन इनवर्स ने फिक्स कर दिया। तो वो वैल्यू आपका √3/2 से मैक्सिमम कहाँ तक का जा सकता है, 1 तक का, है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज हमने रेंज में बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए हुए हैं और बहुत नई नई चीजें हैं। तो अब क्या है ना, आप इसको बार बार एक ही क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन है, आप यही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करो, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट जो मेथड कर रहे हैं हम ना, वो मेथड धीरे धीरे करके समझ में आए।
तब जाके आप आगे कर पाओगे चीजें इससे रिलेटेड।